नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी खेमे में एक अजीब तरह की अफरा तफरी है। जो लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चे के लिए एकजुट होना चाहते थे, उनकी एकजुटता तो छोड़िए, आपस में सिरफटबल हो रही है। महत्वाकांक्षा जोर मार रही है। तो कहीं मुख्यमंत्री का पता नहीं है, तो कहीं मुख्यमंत्री न बन पाने के अफसोस में संन्यास और बगावत की बात हो रही है, तो कहीं एक दूसरे पर हमले की बात हो रही है। तो 3 राज्यों की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में पिछले 45 दिनों से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने दफ्तर नहीं गए। उनका ऑपरेशन हुआ था एक सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड का। 20-21 दिन करीब अस्पताल में रहना पड़ा। उसके बाद से वो घर पर ही है। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री सत्र में नहीं होंगे। विपक्ष को मौका मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि भाई, अगर वो दफ्तर आने में सक्षम नहीं आ सकते, तो फिलहाल कम से कम किसी और को पद सौंप दे। अगर कांग्रेस और एनसीपी पर भरोसा ना हो तो अपने परिवार में किसी को बना दे। इसका जवाब उनके बेटे ने दिया। उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक है, उद्धव ठाकरे बिल्कुल ठीक हैं और कुछ जल्दी ही जो है वो दफ्तर आएंगे। लेकिन आएंगे कि नहीं आएंगे, कब तक आएंगे, इस बारे में कोई मेडिकल बुलेटिन, कोई जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र जैसा राज्य मुख्यमंत्री के सक्रिय होने के बिना, ये तो नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या वो इस स्थिति में हैं कि अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन कर सके। जो शपथ का शब्द है वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सवाल है, और ये सवाल जो है केवल शिवसेना से और उद्धव ठाकरे से नहीं है। ये सवाल एनसीपी से भी है और ये सवाल कांग्रेस से भी है, जो सहयोगी दल हैं दोनों, कि महाराष्ट्र जैसा राज्य कैसे बिना मुख्यमंत्री की सक्रियता के चल सकता है। ऐसे समय में जब तीसरी लहर की, ओमिक्रॉन की बात हो रही है बढ़ने की, केंद्र सरकार ने कल ही सभी राज्यों को ये निर्देश दिया है, सुझाव दिया है कि वो नाइट कर्फ्यू पर फिर से विचार करें और उसके अलावा ज़रूरी कदम उठाएं। मुख्यमंत्री के बिना क्या कोई राज्य चल सकता है, और क्या ऐसा होना चाहिए? ये बहुत गंभीर सवाल है। इसलिए नहीं कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हैं, इसलिए कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का जो एक तरह से चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका न होना, यानी सरकार का नेतृत्व ना होना, यानी सरकार की लीडरशिप का अभाव, ये किसी भी राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है, वो छोटा हो या बड़ा हो। और महाराष्ट्र जैसा राज्य तो और ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस दोनों की ओर से चुप्पी है, किसी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। शिवसेना की ओर से भी कोई खास जवाब नहीं आ रहा है। तो क्या महाराष्ट्र इसी तरह से चलता रहेगा? ये बड़ा सवाल है, और ये सवाल केवल महाराष्ट्र या उद्धव ठाकरे के लिए नहीं है। किसी भी राज्य में क्या ऐसी स्थिति होने पर ये नहीं होना चाहिए कि कोई, अगर नया मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री हो, जो ये कहा जाए जिसके बारे में कि जब तक मुख्यमंत्री पूरी तौर से स्वस्थ होकर नहीं लौटते हैं तब तक कामकाज ये संभालेंगे। लेकिन सवाल राजनीति में बड़ा मुश्किल होता है, किसी पर किसी को भरोसा नहीं होता। उद्धव ठाकरे के मन में मान लीजिए कि अगर ये बात आ भी रही हो, तो उनको ये डर होगा कि जिसको सौंपेंगे वो वापस देगा कि नहीं। वापस देगा तो कितनी मशक्क़त से लेना पड़ेगा। फिर वो जो कदम उठाएगा, वो जो घोषणाएं करेगा, अगर वो उद्धव ठाकरे के मन के मुताबिक नहीं होगी तो फिर क्या होगा? तो एक संघर्ष शुरू होगा। तो इसलिए भी जो है मुझे लगता है ये शायद सबसे बड़ा कारण है कि किसी और पर भरोसा नहीं है। और कांग्रेस और एनसीपी में इतना साहस नहीं है कि वो ये कह सकें उद्धव ठाकरे से कि भाई, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप दफ्तर आने में अभी सक्षम नहीं हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि कोई हैंड्स ऑन चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। कोई अगर पूर्णकालिक मुख्यमंत्री नहीं तो कम से कम कार्यवाहक मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन ये स्थिति चल रही है क्योंकि गठबंधन के तीनों साथियों को लग रहा है कि ज़रा भी संतुलन बिगड़ा,
जरा भी जो है अभी जो संतुलन बना हुआ है तीनों का सत्ता के बंटवारे का, उसमें थोड़ा भी हेरफेर करने की कोशिश की गई तो सरकार गिर सकती है। तो प्रदेश को बचाने की चिंता नहीं है, चिंता है सरकार को बचाने की, चिंता है गठबंधन को बचाने की। इसलिए उद्धव ठाकरे अगर अभी और 45 दिन दफ्तर ना आए तो भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब दूसरा राज्य है उत्तराखंड। वहाँ तो विचित्र ही हो रहा है। वहाँ उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता इस समय हैं हरीश रावत, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, कांग्रेस की चुनाव की दृष्टि से कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। वो पिछले 2 महीने से इस बात के इंतज़ार में हैं कि पार्टी उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे। अभी जो भी सर्वे हो रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री पद के लिए जो लोकप्रियता में हरीश रावत का नाम सबसे ऊपर है, वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी ऊपर है। इसके बावजूद कांग्रेस हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित कर रही। तो बुधवार को उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि संगठन सहयोग करने की बजाय नकारात्मक भूमिका अपना रहा है। और उन्होंने अब एक तरह से तंज किया अपने पार्टी हाईकमान पर भी। इस समुद्र में छोड़ दिया है जहां सत्तारूढ़ दल ने तमाम मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, उसमें बिना किसी सहयोग के, संगठन के सहयोग के कैसे लड़ेंगे। तो उन्होंने अपने से ही उसका जवाब दिया कि क्या अब संन्यास लेने का समय आ गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो शब्द, ये जो भाषा, ये जो बात कही है हरीश रावत ने, ये संन्यास लेने की भूमिका है या बगावत की भूमिका है। ये एक तरह से पार्टी हाईकमान को चेतावनी है। कांग्रेस में ये कल्चर रहा नहीं है। कांग्रेस में कल्चर ये है कि जो हाईकमान बोल दे चुपचाप स्वीकार कर लो। हरीश रावत उस कल्चर को मानने वालों में नहीं है कुछ हद तक। आपको याद होगा कि जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे, उस चुनाव में सब प्रदेश अध्यक्ष के नाते सबसे ज़्यादा मेहनत की थी हरीश रावत ने। सब मानकर चल रहे थे कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने तय किया और विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन हरीश रावत ने चलने नहीं दिया। कुछ समय बाद उन्होंने बगावत किया। कांग्रेस में इस तरह की घटनाएं बड़ी रेयर हैं। वो अपने समर्थक विधायकों को लेकर दिल्ली बैठ गए और कांग्रेस हाईकमान को मजबूर किया कि मुख्यमंत्री बदले, और आखिरकार कांग्रेस हाईकमान को उन्हें मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वही रणनीति वो फिर से अपना रहे हैं, वही दबाव की रणनीति कि अगर हमको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आप घोषित नहीं करेंगे तो हम सब कुछ छोड़कर अलग हो सकते हैं। अब क्या कांग्रेस हाईकमान इतना बड़ा रिस्क लेगा? क्योंकि रिस्क लेने न लेने की बात तो देखिए तब आती है जब आप इन सब संभावनाओं, आशंकाओं पर विचार करें और विचार करके कोई फैसला लें। कांग्रेस में ऐसा कौन करेगा? कौन है पार्टी हाईकमान? दिखाई तो देते हैं, कांग्रेस अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, महामंत्री हैं प्रियंका वाड्रा, लेकिन क्या इस मामले पर कोई फैसला होगा? अभी तो रणनीति जो दिखाई देती है कि कोई फैसला न लेना ही फैसला है। तो क्या हरीश रावत इसका इंतज़ार करेंगे? क्या उन्हें अगर नाव में बैठने नहीं दिया तो नाव डुबोने का काम करेंगे? ये सारे सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस पार्टी को बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब मुश्किल से जो है 15 दिन रह गए हैं चुनाव अधिसूचना जारी होने में। उसके बाद चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा, चुनाव मैदान में सब पार्टियां कूद जाएंगी। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पीछे से आगे बढ़ रही है पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, वहां कांग्रेस पार्टी जो आगे नज़र आ रही थी वो लगातार पीछे जा रही है। और हरीश रावत अगर अलग हो जाते हैं, बैठ जाते हैं चुपचाप, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न बनाया गया तो ऐसा कर भी सकते हैं, फिर उत्तराखंड में क्या होगा कांग्रेस का? इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है। तीसरा राज्य गोवा, वहाँ का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। वहाँ पहले 2 मुख्य पार्टियाँ थीं, कांग्रेस और बीजेपी, और 2 जो है वो क्षेत्रीय दल थे, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी। अब वहाँ पार्टियों की भरमार हो गई है। वहाँ आम आदमी पार्टी 17 के चुनाव में भी गई थी, मुँह के बल गिरी थी।
उसके बाद अब इस चुनाव में जो से पहले टीएमसी भी कूद गई है। टीएमसी भी अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहती है, तो उसको सबसे छोटा राज्य गोवा नज़र आया कि यहाँ से शायद खाता खुल जाए। उधर आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि पार्टी बने 10 साल से ज़्यादा होने जा रहे हैं और दिल्ली और कुछ हद तक पंजाब के अलावा पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं। तो उसको लगता है कि गोवा में इस बार बड़ा चांस है। क्यों चांस है गोवा में? पिछले चुनाव में यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में 40 में से 17 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। आज की तारीख में उसके 15 विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, सिर्फ 2 विधायक बचे हैं। वो भी चुनाव तक बचे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसी डर से पार्टी ने जो है कि और पार्टी से जो है भगदड़ न मचे, कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए। एक उम्मीदवार भी छोड़कर पार्टी चला गया। अभी तक विधायक छोड़ रहे थे, अब उम्मीदवार जिनको बनाया उनमें से छोड़ना शुरू हो गया है। तो अभी तक विपक्षी एकता के नाम पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी में जो केमिस्ट्री नज़र आ रही थी वो बिखरने लगी। बहुत मुरब्बत कर ली दोनों ने एक दूसरे की। अब जो है अरविंद केजरीवाल ने पहला हमला बोल दिया। उन्होंने कहा गोवा में टीएमसी का कुछ नहीं है, 1% वोट भी नहीं है टीएमसी का। उन्होंने कहा ये तो बाहर के लोग हैं। अब 2017 में जब आम आदमी पार्टी गई थी तो क्या वो गोवा की थी? उधर टीएमसी का दावा है कि वो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस करने जा रही है। उसका मुकाबला उसका बीजेपी से सीधा मुकाबला होगा। तो आप देखिए, जो लोग मोदी से लड़ने की बात कर रहे थे वो आपस में लड़ रहे हैं, और इसमें मोदी का किया हुआ कुछ नहीं है। ये है महत्वाकांक्षा की लड़ाई, और ये बार बार इस बात ये संकेत है, ये प्रमाण है बल्कि इस बात का कि क्यों विपक्षी एकता नहीं हो पाती। उसके रास्ते में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, विपक्षी दलों के नेताओं की महत्वाकांक्षा। वो उन्हें जो है एक होने नहीं देती, क्योंकि कोई किसी का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं। अब ये तो छोटे उन राज्यों में ये हो रहा है जहाँ कोई जनाधार ही नहीं है, जहाँ दूर दूर तक सत्ता में आने की कोई संभावना नहीं नज़र आ रही है। तो अगर कल को संभावना नज़र आ जाए सत्ता आने की, तब क्या होगा इसकी कल्पना कर लीजिए। तो विपक्षी एकता की बातों से, उसके प्रयासों से मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चिंतित होने की ज़रूरत है। वो ऐसा समुदाय है जो अपने को ही जो है नीचे गिराता है। अगर आप समुद्र के किनारे कभी बैठे हों, जो पत्थर पड़े हों वहाँ पर, तो आप देखेंगे कि उन पत्थरों पर केकड़ा चढ़ता है, और जब वो चढ़ना शुरू करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, तो 2-3 नीचे से आते हैं, उसको नीचे घसीट लेते हैं। वही हाल विपक्षी दलों का हो गया कि कोई किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता। सब चाहते हैं कि हम ही चढ़कर ऊपर पहुँचें, दूसरा ना पहुँचने पाए। तो एक चढ़ने की कोशिश करता है तो बाकी जो लोग जो है उसको घसीट के नीचे ले आते हैं। इसी चक्कर में कांग्रेस और राहुल गांधी का ये बुरा हाल हो रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।